एक्सेलरेशन आएगा, बात समझ में, हम उसको फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हमें भी कोई फोर्स लगेगा कि नहीं। मोमेंटम से क्वेश्चन बन जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन बनता है, और इंटरेस्ट दिए ही नहीं, कभी सीखे ही नहीं, और उसमें कुछ हार्ड चीज है ही नहीं। बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं कि इसके अंदर कोई आया तो अपने स्टेट के चेंजेस में जो लाने वाले जो भी चीजें है उस चीज को रोकने का बॉडी को किधर झटका लगेगा, पीछे की तरफ। मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। Object is it rest, then it will be rest unless any extra force is applied, kg, और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड के साथ जज कर रहे हैं टाइम के साथ, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज। वो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। दिमाग में बैठ 10 से 15 हो जाए 10 सेकंड के अंदर, 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, और ये 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, दो अलग अलग लोग हैं। कुछ देर क्या हो रहता है, देखो दो ऑब्जेक्ट है, टकराने के बाद एक साथ चलने लग रहा है, ये पीछे का पूरा डिटेल में पड़ जाता है। बात समझ में आया। चलो तो फिर आज शुरू करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत आसान है, सेकंड चैप्टर है क्लास 9 का। चैप्टर का नाम क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, एक पढ़ना है फोर्स और दूसरा पढ़ना है फोर्स के इफेक्ट। लॉज ऑफ मोशन ही है फोर्स के इफेक्ट, कि फोर्स लगाने पर या नहीं लगाने पर क्या क्या कंसिक्वेंसेस बनेंगे, वही है लॉज ऑफ मोशन। वही बताता है कि अगर फोर्स हम लगा रहे हैं, बात समझ में आया, या फिर नहीं लगा रहे, तो उन समय कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा मूव करेगा, किस तरह से मूव करेगा, या मूव करेगा भी नहीं करेगा, या फिर उसके साथ क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये बताता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इनडायरेक्टली किस चीज पे बात करता है, फोर्स से रिलेटेड कंसिक्वेंसेस पे, कि अगर फोर्स रहेगा तो फिर क्या वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा, कौन ऑब्जेक्ट जल्दी मूव करेगा, या फिर कितना उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। बात समझ में, हम उसको फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हमें भी कोई फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सारी बातें कौन सा बताता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बताता है। बात समझ में, न्यूटन ने 3 लॉ दिए, कौन कौन से लॉ दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वही 3 लॉ ही पढ़ने हैं, 2-3 नंबरिकल क्वेश्चन बनते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम से क्वेश्चन बन जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन बनता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन से क्वेश्चन बनता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, उससे क्वेश्चन बनता है बस। और डेफिनेशन वाइज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चलते फिरते कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है। हाल फिलहाल में मेरा भी एमएससी का एग्जाम चल रहा था, प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा था, एमएससी वाले बच्चों से पूछ ले रहे सर बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, वो नहीं बता पा रहे हैं, सही बता रहे, वो नहीं बता पा रहे थे कि फर्स्ट लॉ मोशन सेकंड लॉ मोशन क्या होता है। क्यों? क्योंकि वो कभी पढ़ने में इंटरेस्ट दिए ही नहीं, कभी सीखे ही नहीं, और इसमें कुछ हार्ड चीज है ही नहीं। बात समझ में आया। तो आज हम पढ़ लेंगे क्या, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। कभी भी कहीं पे भी कोई भी पूछ दे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है क्या नहीं होता है, आज पढ़ लोगे वो हमेशा के लिए तुमको क्या रहेगा, याद हो जाएगा, इतना गारंटी है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम समझा देंगे, याद हो जाएगा। वैसे समझा ही दिए, रिवीजन क्लास है, तो ज्यादा से ज्यादा हम इस वीडियो को कितना 30 से 40 मिनट में पूरा का पूरा समझा देंगे। इस वीडियो में 30 से 40 मिनट में पूरा का पूरा फोर्स के इफेक्ट और फोर्स के वजह से जो ये लॉस निकल के आए हैं, तीनों लॉस जो न्यूटन ने दिए हैं, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये 4-5 टॉपिक बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फोर्स से ही, है ना। आपके क्या बोलते हैं फोर्स के लिए क्या बोलते हो, क्लास 6, 7, 8 से आप लोग एक छोटा सा डेफिनेशन पढ़ते आओ, क्या बोलते हैं, पुश एंड पुल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स इज डिफाइंड एज पुश एंड पुल। बात समझ में आया, पुश एंड पुल, या तो खींचना या तो धक्का देना, या तो पुश करना या तो पुल करना, यानी कि अपने तरफ अट्रैक्ट करना या अपने से ज्यादा दूर रिपेल करना। बात समझ, या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या तो अपने से दूर रिपेल करना। पुश और पुल यही होता है। बात समझ, या तो अपनी तरफ खींचना या अपने से दूर करना। बात समझ आया, पुश और पुल होता है। ऐसे अगर फोर्स के बारे में बात करोगे तो फोर्स क्या है, एक तरह का एफर्ट है। फोर्स एक तरह का क्या है, एफर्ट है, दैट ट्राइज टू चेंज, क्या कोशिश करता है, वो चेंज करने की कोशिश करता है, दैट ट्राइज टू चेंज लाइक डिस्प्लेसमेंट, क्या चेंज करने की कोशिश करता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, शेप, साइज, वेलोसिटी, ठीक है, ये सारी चीजों को क्या करना चाहता है, चेंज करना चाहता है। फोर्स क्या क्या चीजें चेंज करना चाहता है। अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगाओगे तो उसमें क्या चेंज हो सकता है, या तो उसका साइज चेंज हो सकता है, जैसे एग्जांपल में बैलून है, बैलून को हल्का दबा दूंगा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बात समझ में, हथौड़ी लेकर मैं मार रहा हूँ लोहा को, टन 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 टन, एक टाइम में देखो क्या हो गया, चपटा हो गया एकदम। बात समझ में, तो फोर्स लगा करके हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसके साइज और शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फोर्स लगाए, बालू का छोटा छोटा ढेरी उठाए, उसको क्या कर दिए, पहाड़ बना के धर दिए। बात समझ में। डिस्प्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेस मतलब यहाँ से पत्थर उठा के, यहाँ से उठा के
वहां रख दिए, उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। पास में वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी चेंज करने मतलब या तो रुका हुआ चीज को हम चला सकते हैं या चलता हुआ चीज को रोक सकते हैं। आ रहा है कोई चीज, क्रिकेट खेल रहे हैं ना, आया बॉल आया पकड़ लिए, रुक गया बॉल हाथ में, बात समझ में आया, बॉल आ रहा मारे एकदम इधर पार, बात समझ में आया, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। उसका डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, उसका स्टेट चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजों को चेंज करता है कौन? चेंज करता है फोर्स। बिना फोर्स लगाए हुए हम किसी का शेप साइज कैसे चेंज कर सकते हैं? किसी का शेप साइज चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। किसी का स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। स्पीड घटाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। हम कुछ करेंगे ही नहीं तो उसका स्पीड कम ज्यादा कैसे होगा? कोई ना कोई एक फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो फोर्स का मतलब क्या लिखते हैं हम लोग? सिंपली डिफाइंड एज अ पुश एंड पुल। और एक इस तरह का एफर्ट है जो कि क्या लाना चाहेगा? चेंजेस लाना चाहेगा। कौन कौन सा चेंजेस? या तो डिस्टेंस में चेंजेस, डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस, वेलोसिटी में चेंजेस, या उसके मोशन में चेंजेस, या उसके डायरेक्शन में चेंजेस। इन सारे चेंजेस को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोर्स है। बात समझ में आ रहा है ना? तो फोर्स क्या है? पुश और पुल है, जो कि इन सारी चीजों के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। अगर सोचो हम किसी दीवार पे धक्का दे रहे हैं, बात समझ में क्या हो रहा है? किसी दीवार पे धक्का दे रहे हैं, तो क्या मैंने फोर्स लगाया? क्या चेंजेस आया? कुछ आया? कुछ ना कुछ तो चेंजेस आया। मेरे इंटरनल मसल्स में चेंजेस आया, मुझे रिएक्शंस मिला। बात समझ में आया? लेकिन फिर भी मुझे वो चेंजेस दिख नहीं रहे हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे, मुझे ही कुछ ना कुछ फील हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक, तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या कि कम से कम ये कोशिश तो करता है। कभी कभी पूरी तरह से जैसे मूव ही कर देगा, जैसे मैं इसको धक्का दूं तो ये तो मूव हो जाएगा। बात समझ में आया? इसको मैं धक्का दे दूं तो ये मूव कर जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं दीवार को धक्का दूं तो फिर क्या वो मूव करेगा? नहीं करेगा। क्या हमने फोर्स लगाया? बिल्कुल लगाया भाई, मैंने लगाया। बात समझ में आया? हमने फोर्स लगाया है, लेकिन कंपलसरी ये नहीं कि हमेशा हम फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ चेंज हो ही जाए। बात समझ में आया? जरूरी नहीं कि हम फोर्स लगाएं तो पत्थर मेरा से उठ ही जाए। बात समझ में आया? 40 किलो का अगर हम पत्थर उठा रहे हैं तो मेरे से उठेगा कि नहीं उठेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने फोर्स लगाया, मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने कोशिश किया। बात समझ में आया? ठीक है, तो फोर्स का मतलब है कि ये सारी चीजों को चेंजेस लाने की कोशिश करना। अगर वो चेंजेस ला पाए तो ठीक है, ना ला पाए तो भी हम क्या बोलेंगे? फोर्स हमने लगाया है, ठीक। इसी फोर्स को हम लोग दो तरह में डिवाइड करते हैं। फोर्स को हम लोग दो तरह में डिवाइड करते हैं। एक कौन सा फोर्स हम लोग लिखते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बहुत बढ़िया, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है जहां ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकली टच करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे, उसको छुएंगे, कॉन्टैक्ट होगा, तभी वो क्या होगा? एक जगह से दूसरे जगह पे डिस्प्लेस होगा या एक से दूसरे पर ये फोर्स अप्लाई कर पाएगा। जैसे कि मुझे क्या करना है? किसी को धक्का देना, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो मुझे इसको पकड़ के ही ले जाना पड़ेगा। बात समझ में आया? जब तक हम उसको पकड़ेंगे नहीं तो अपने आप वो चला जाएगा क्या? मेरे मन में इतना शक्ति है क्या बोलूँ चल ये उठ यहाँ से वहां जा, चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, कोई चांस ही नहीं है। हमको इसको पकड़ के उठा के यहाँ वहां लेके जाना पड़ेगा, तो पकड़ना पड़ रहा है, छूना पड़ रहा है, तो उस तरह के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर छूना ना पड़ता तो हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल कौन कौन सा बताओ? फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, बात समझ में आया? और फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये मस्कुलर फोर्स यानी हम जो अपने मसल से लगा रहे हैं, बात समझ में आया? तो ये मेरा कौन सा हो गया? कॉन्टैक्ट फोर्स। हम जो भी मसल से लगाएंगे वो सारा का सारा फोर्स कौन सा फोर्स हो जाएगा? कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा, ठीक। दूसरा कौन सा फोर्स बताया? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। जैसे कि ये 10 के स्पीड से जा रहा है तो उसका स्पीड को धीरे धीरे क्या करेगा? कम करेगा। दो ऑब्जेक्ट के बीच के रिलेटिव मोशन को क्या करेगा? कम करता है। बात समझ? ये तो हम लोग फ्रिक्शन पढ़े हैं या फिर आगे कभी फिर पढ़ेंगे, इसके डिटेल में इसके बाद बात करेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जहां ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं करते, कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, और फिर भी एक दूसरे को फोर्स लगा लेते हैं। बात समझ में आया? जैसे कौन कौन सा फोर्स हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में जैसे एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है। 9 में हम लोग को पढ़ना ही है ग्रेविटेशनल, अगला वीडियो उस पर भी हम लोग बनाएंगे, है ना। वर्क पावर एनर्जी पर ग्रेविटेशन का एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक। तो ये m1 और m2 हो जाएगा। अगर ये किसी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, तो एक दूसरे पे फोर्स लगता है, वो कितना होता है? gm1 m2 बाई r स्क्वायर। बात समझ में आया? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए पकड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ये पेन है, इसको मैं छोड़ दूं या ये मार्कर इसको छोड़ दूं, कहाँ गिरेगा? जमीन में गिरेगा। इससे कोई रस्सी बांध के इसको नहीं खींच रहा है, इसकी यहाँ से कोई हाथ नहीं आ रहा कि इसको इसे पकड़ के लेके आ रहा है, ये अपने आप नीचे चला जाएगा।
बात समझ में आया? ठीक, तो इसको क्या बोल रहा है, इसको पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ा, इसको छूने का जरूरत नहीं पड़ा, पृथ्वी इसको बिना छुए इसको क्या कर लिया, खींच लिया। बात समझ में आया? तो जहाँ छूने का जरूरत ना पड़े, किसी तरह का टच करने का जरूरत ना पड़े, तो वो कौन सा फोर्स हो जाएगा, हाँ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया। बात समझ में आया? जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। और कौन सा फोर्स हो जाता है एग्जाम्पल में, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। बात समझ में आया? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बात समझ में आया? जहाँ पे चुंबक वगैरह लोहा वगैरह ये सब को खींचेगा, एक चुंबक दूसरे चुंबक को खींचेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों को मिला के हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स का बात कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, और न्यूक्लियर फोर्सेस। बात समझ में आया? इस तरह के फोर्सेस जो होते हैं कि दूसरे को कांटेक्ट करने का जरूरत होता ही नहीं है, ऐसे ही क्या करते हैं, दूर से क्या करते हैं, खींच लेते हैं। जैसे एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है प्लस और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है माइनस, तो क्या कर लेगा, एक दूसरे को क्या कर लेगा, खींच लेगा। क्या कर लेगा, खींच लेगा। ये इसकी तरफ खींचा जाएगा और ये इसकी तरफ खींचा जाएगा और एक दूसरे से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों में जहां नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स आता है वहां पर छूने का जरूरत नहीं बनता। ये अपने अराउंड एक जगह बनाते हैं, एक रीजन बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड। क्या बोलते थे, फील्ड। तो जितने भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं अपना एक फील्ड बनाते हैं, अपना एक रीजन बनाते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं कि इसके अंदर कोई आया तो मैं उसको क्या कर लूंगा, खींच लूंगा। बात समझ में आया? तो ये फील्ड जैसा होता है, जैसे पृथ्वी है, इतना बड़ा मास है, इसके अगल बगल एक फील्ड बनेगा और इस फील्ड के अंदर ये पत्थर पड़ा हुआ है कहीं पे भी तो उसको खींच लेगा। लेकिन अगर इसके बाहर अगर ये पत्थर चला गया या कोई भी ऑब्जेक्ट चला गया तो उसको वो खींच नहीं पाएगा, क्योंकि इस फील्ड के बाहर है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है किस चीज का, फील्ड का। बात समझ में आया? क्या होता है, फील्ड का होता है, एक रेंज का होता है कि वो उसी के अंदर फोर्स लगा सकते हैं। फील्ड और फील्ड लाइन का कंसेप्ट आता है। कौन कौन सा फील्ड आएगा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। फील्ड का कंसेप्ट आता है कि वो एक बाउंड्री बना के रखते हैं, इसी के अंदर फोर्स लगा सकते हैं, उसके बाहर फिर वो फोर्स नहीं लगाते। चुंबक दिखता है ना कि इतना ही दूर तक खींच पाएगा, इसके बाद फिर ज्यादा दूर तक फिर उसको खींच नहीं सकता। एक बाउंड्री बनाते हैं, एक फील्ड बनाते हैं। तो जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं उसमें फील्ड का कंसेप्ट नहीं आता, वो डायरेक्ट पकड़ेंगे, छुएंगे, ले आएंगे। लेकिन जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, और उस बाउंड्री के अंदर अगर कोई दूसरा पार्टिकल आया, बात समझ में आया, चार्ज के लिए चार्ज आया, मैग्नेट के लिए मैग्नेट आया, या कोई आयरन वगैरह आया, या फिर मास के लिए मास आया, तो फिर उसके लिए क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे फोर्सेस लगेंगे। बात समझ में आया? फोर्स क्या होता है, एग्जाम में अगर आपसे पूछे, एग्जाम में आपसे पूछे व्हाट इज फोर्स, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस, या फिर टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बात समझ में, सबके बारे में अगर पूछे तो आप ये पूरा फटाफट लिख देना। आपका डेफिनेशन लिखना, उसका इफेक्ट भी लिखना कि फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, डायरेक्शन में चेंजेस आ सकते हैं, मोशन में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, पोजीशन में उसका चेंजेस आ सकता है, उसका शेप और साइज हम लोग बिगाड़ सकते हैं। ठीक, और फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। ये सारा का सारा आप लोग क्या करोगे, डेफिनेशन वाइज लिख के आओगे, जैसा नोट्स में लिखाया गया है वो सारा। बात समझ में आया? फोर्स से लेकर कोई और कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है, फोर्स से लेकर कोई क्वेश्चन है किसी तरह भी कि फोर्स से लेकर क्वेश्चन, बात समझ में आया? ठीक, अच्छा एक बात बताओ, कंफ्यूजन तो होना चाहिए। एक इंसान है, वो पत्थर को सर पे रख के जा रहा है, ठीक है, और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या ये इस पे फोर्स लगा रहा है? बात समझ आया? फोर्स लगा रहा है। बात समझ आया? जितना फोर्स इसको लगेगा उतना फोर्स उसको लग रहा है। बात समझ, वर्क नहीं हो पाएगा, ग्रेविटेशन का वर्क नहीं हो पाएगा। ठीक, चलो बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह का कोई भी हो, फोर्स से लेकर ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, फोर्स से लेकर एक ही क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज फोर्स, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस या कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कभी कभी कुछ हायर कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा बहुत फील्ड का भी कंसेप्ट पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट का डिफरेंस पूछेगा, बस, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, अब बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से, है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इसको शॉर्ट में हम एनएलएम बोल देते हैं, एनएलएम, शॉर्ट में हम एनएलएम के नाम से जानते हैं ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन ने कितने लॉ दिए, तीन लॉ दिए। ठीक है, तीन लॉ दिए, तीनों लॉ याद है किसी को? चलो ठीक है, चलो चलो, फर्स्ट लॉ किसको याद है, कौन बताएगा? वेरी गुड, अनलेस एनी एक्स्ट्रा फोर्स इज अप्लाइड, ये वर्ड जरूर ऐड करना, जब तक कोई उस पर एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक। अगर वरना फिर एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो जैसा का तैसा थोड़ी रह पाएगा, जैसे ये ऐसा है ना तो ये ऐसा ही रहना चाहेगा,
जब तक हम इसको पकड़ के नहीं लेके जाएंगे कहीं पे। ये कौन सा कोई बड़ी बात होगी, न्यूटन बाबा ने कोई थोड़ी बड़ी बात बोल दी, ये तो गांव घर का भी बच्चा ही बोल देगा, बोलेगा अच्छा ये अपने से जाएगा क्या, बोलेगा ना नहीं जाएंगे, बस में अगर इसको उठा के ले जाएगा तो बोलेगा हाँ चला जाएगा। तो गांव घर का भी आदमी भी ये भी बोल सकता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो सबको समझ में आता है कि जब तक हम किसी पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला, अपने आप चेंजेस नहीं आता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू मेंटेन, क्या मेंटेन करना चाहता है, इट्स इनिशियल स्टेट, इट्स इनिशियल स्टेट। बस समझना, क्या मेंटेन करना चाहता है, इनिशियल स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। स्टेट मतलब या तो वो जिस स्टेट में है, यानी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, मोशन पे है तो मोशन पे रहना चाहेगा, और किसी डायरेक्शन पे है तो वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा, अनलेस एनी एक्स्ट्रा पॉइंट इज अप्लाइड। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाता है कि अनलेस एनी एक्स्ट्रा फोर्स इज अप्लाइड, जब तक बाहर से फोर्स ना लगा है तब तक ये बात सही है, अनलेस एनी एक्स्ट्रा फोर्स इज अप्लाइड। वरना फिर बाहर से फोर्स लग गया तब फिर ये लॉ काम नहीं करेगा, अनलेस एनी एक्स्ट्रा फोर्स इज अप्लाइड, बाहर से जब तक उसको कोई फोर्स ना लगाए तब। ठीक, इसी से कंसेप्ट आता है इनर्शिया का। किस चीज का कंसेप्ट आ रहा है, इनर्शिया का। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया बोलता है कि हर ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होता है कि वो हर चीजों को क्या करता है, अपोज करता है। इनर्शिया क्या होता है बालक, इनर्शिया होता है कि हर ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, रजिस्टिंग प्रॉपर्टी है। कैसा रजिस्टिंग, अपने स्टेट के चेंजेस में जो लाने वाले जो भी चीजें है उस चीज को रोकने की कोशिश करता है, यानी कि वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। इनर्शिया क्या बोलता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट अपोजेस, क्या अपोज करेगा, चेंजेस इन इट, अपने आप में क्या करता है, चेंजेस को अपोज करता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। जैसे कि ये पड़ा हुआ कोई पत्थर है, ठीक है, ये पड़ा हुआ क्या है, पत्थर है, ठीक है, 2 kg का पत्थर है, ठीक, और एक बड़ा सा कोई चट्टान है 1000 kg का, ठीक, ध्यान से समझो बालक, ये कोई 2 kg का पत्थर है और ये क्या है, बात नहीं, ये 2 kg का पत्थर है और ये क्या है, ये 1000 kg का बड़ा सा कोई चट्टान है, ठीक है। ये भी क्या बोलेगा, मैं चेंजेस अपोज करता हूँ, तुम मुझे धक्का देना चाहते हो, मैं हिलना नहीं चाहता हूँ। ये भी क्या बोलेगा, तुम मुझे धक्का देना चाहते हो, मैं हिलना नहीं चाहता, यही बोलेगा ना, ये भी यही बोलेगा और ये भी यही बोलेगा। दोनों के पास एक प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी है, इनर्शिया। कौन सी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया। इनर्शिया इसके पास भी है और इनर्शिया इसके पास भी, दोनों के पास इनर्शिया है। बात समझ में आया, कैसा इनर्शिया है, इनर्शिया मतलब अपोज करने वाला इनर्शिया, ठीक है, कि मुझे कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए, मैं मस्त पड़ा हूँ अपने जगह पे कोढ़िया जैसा, मुझे कहीं पे भी ना जाना है, ना किसी से आना है, ना कोई मतलब है, मुझे कुछ मत करो, मुझे कोई एकदम डिस्टर्ब मत करो, ऐसा बोलता है कोढ़िया, एकदम अपने पड़ा हुआ रहेगा, अपने पत्थर उठ के यहाँ से वहां आसमान में नहीं चल जाएगा, यहाँ नहीं चल जाएगा, वहां नहीं चल जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह पे डिस्प्लेसमेंट उसका नहीं हो सकता। बात समझ में आया, ठीक, तो इनर्शिया इसके पास भी है, इनर्शिया इसके पास भी है, ठीक है, उसके पास भी इनर्शिया, सबके पास इनर्शिया है। बात समझ में आया, चलते हुए चीज, रुके हुए चीज, सबके पास क्या है, इनर्शिया है, ठीक। अब ये रुका हुआ चीज है, ये भी रुका हुआ चीज है, अब मैं चाहता हूं कि इस पत्थर को हटाऊं और एक इंसान चाहता है इस पत्थर को हटाओ, दोनों में से हटाना कौन सा आसान पड़ जाएगा, 2 kg वाला। क्यों, क्योंकि इसका मास क्या है, कम है, और इसका मास क्या है, ज्यादा है। यानी इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है, मास पे, यानी जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सबस्टांस है उस चीज पे डिपेंड करेगा कि जितना ज्यादा उसका मास है उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, अपोज करेगा, जितना ज्यादा मास है उतना ज्यादा क्या कर देगा, वो अपोज करेगा। अपोज मतलब वो क्या करेगा, मूव होना नहीं चाहेगा, या फिर रुका हुआ है तो वो रुका रहना चाहेगा, ठीक है। इसी से आता है इनर्शिया 3 प्रकार के। कितने प्रकार की इनर्शिया आते हैं बालक, 3 प्रकार के। पहला कौन बताएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये क्या बोलता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है रेस्ट पर है, जो भी ऑब्जेक्ट किस चीज पर है, रेस्ट पर है, तो वो किस चीज पर ही रहना चाहेंगे, रेस्ट पर ही रहना चाहेंगे। बात समझा। और फिर कौन सा आता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, कि जो ऑब्जेक्ट मोशन पर है वो किस चीज पर रहना चाहेगा, मोशन पर रहना चाहेगा। और तीसरा कौन सा है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन,
कि जो चीज डायरेक्शन पे है, किसी डायरेक्शन पर है, वो उसी डायरेक्शन पर रहना चाहेगा। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल समझाते हैं कि हम लोग जैसे बस में बैठे हुए, ठीक है, क्या है, बस में बैठे हुए, अब आराम से सीट में बस में बैठे हुए, अब बस अचानक से चालू हो गया, ठीक, चालू हो गया, तो चालू हो गया, जैसे हम ये बस पर है, ये ऊपर में बैठे हुए हैं, ठीक है, और बस चालू हो गया, बस चालू हुआ तो एक्सेलरेशन बस को मिला, स्पीड बस को मिला, तो हमको तो स्पीड मिला नहीं, तो ये स्पीड इसको मिला, तो ये क्या होगा, आगे जाना चाहेगा। लेकिन मेरा बॉडी क्या बोलेगा कि हमको तो स्पीड मिला नहीं, हम क्या रहेंगे, हम रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे, जिसकी वजह से ये आगे निकलना चाहेगा और बॉडी को किधर झटका लगेगा, पीछे की तरफ। बात समझ में आया, बॉडी को किधर झटका लगेगा, पीछे की तरफ। बात समझ में आया, ठीक। फिर उसको धीरे धीरे फोर्स लगेगा, तो धीरे धीरे वो भी वो वेलोसिटी को क्या करेगा, अटेंड कर लेगा और वो कॉमन स्पीड में आ जाएगा, ठीक। लेकिन शुरुआत में जब भी आप कभी गाड़ी बैठते हो और गाड़ी चालू होती है तो तुमको झटका लगता है पीछे की तरफ, क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हमारा बॉडी रेस्ट पर है और किस चीज पर रहना चाहेगा, रेस्ट पर रहना चाहेगा। बात समझ में, हमारा बॉडी रेस्ट पर है और किस चीज में रहना चाहेगा, रेस्ट पर रहना चाहेगा, यही होता है, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब मान के चलो गाड़ी पे हम लोग चल रहे हैं, इसी गाड़ी पे हम लोग क्या हो रहे हैं, बैठे हुए हैं, और ये अच्छा खासा स्पीड में चल रहा है, पूरा एकदम 70 का स्पीड में, 70 किलोमीटर और का स्पीड में, और अचानक से लगा दिया क्या, ब्रेक। जब वो ब्रेक लगाएगा, क्या लगाएगा, वो ब्रेक लगाएगा, तो जब वो ब्रेक लगाएगा तो ये किस चीज में आ जाएगा, रेस्ट पे। लेकिन मेरा बॉडी क्या है, वो मोशन पर है, तो अब मेरा बॉडी मोशन पे, तो अचानक में मोशन थोड़ी रेस्ट पे थोड़ी आ जाएगा, अचानक से रेस्ट पे आने के लिए क्या चाहिए, उसको फोर्स चाहिए। बात समझ में आया, इसीलिए उसको क्या लगेगा, वहां पे झटका लगेगा। बात समझ में आया, कि जैसे अगर हम गाड़ी में बैठे हुए जा रहे और लगा दिया ब्रेक, तो तुमको क्या लगेगा, झटका लगेगा, किधर लगेगा, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, आप आगे की तरफ फेंकाओगे। बात समझ में आया, ठीक। पीछे की तरफ कब फेंकाते हैं, जब मेरा बॉडी रेस्ट पर रहना चाहता है और गाड़ी आगे की तरफ जाना चाहता है, ठीक। और जब ब्रेक लगता है उस समय क्या होता है, हम आगे की तरफ जाते हैं, क्यों, क्योंकि गाड़ी रेस्ट पे आ चुका है, हमारा बॉडी किस चीज में रहना चाहता है, मोशन पे रहना चाहता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम गाड़ी में बैठे रहते हैं और यू टर्निंग आता है, तो टर्निंग आता है तो ये क्या होता है, इधर मुड़ जाता है, लेकिन मेरा बॉडी क्या बोलता है, नहीं इधर ही रहना है, जिसकी वजह से हमको इधर झटका महसूस होता है। बात समझ में आया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अच्छा चलो कुछ एग्जांपल बताओ, ठीक है, कि ये कोई कंबल है, ठीक है, इस कंबल को मैं डंडा से पीट दूं, ठीक है, काफी गंदा पुराना है, तो क्या होगा, धूल गिर जाएगा नीचे। क्यों गिरेगा, क्यों गिरेगा, क्योंकि वो रेस्ट पे रहना चाहता है और ये मोशन पे। जैसे ये पकड़ा हुआ पार्टिकल है ना ढेर सारा, अब यहाँ पे इसको क्या किया, ढेर सारा धागा धागा में यहाँ पे फंसा हुआ है, धागा धागा बीच में ढेर सारा छोटा छोटा पार्टिकल फंसा हुआ है। हम जैसे उसको मारेंगे झटका, तो जितना धागा है उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा फोर्स लगेगा, वो किसी वेलोसिटी में ऐसे निकलना चाहेंगे, और वो जब निकलना चाहेंगे तो वो पार्टिकल तो नहीं ना जा रहा है, उस पर फोर्स नहीं लगा, उस पर मोशन नहीं लगा, तो वो क्या बोलेगा, वो हम यही रहना चाहेंगे, ये आगे निकलेगा, इसको पीछे झटका लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो बाहर फेंकाएगा। बात समझ में आया, जैसे गाड़ी वाला कंसेप्ट हुआ ना, उसको झटका लगेगा पीछे की तरफ, तो उसे क्या हो जाएगा, वो बाहर निकलेगा, ठीक। अच्छा जैसे कि आम का पेड़ है ना, आम का पेड़ है, ठीक है, हम किसी टहनी में चढ़ के इस पे हिलाते हैं तो क्या होता है, वो फल गिर जाता है, वो फल क्या होता है, गिर जाता है। तो वो फल जब गिरता है तो वो फल क्यों गिर जाता है बालक, क्योंकि वो रेस्ट पे रहना चाहता है और ये टहनी मोशन पे आ जाता है, तो ये इसके वजह से ये टूट जाता है। बात समझ में आया, तो यही सब एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। इसीलिए ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन पे तो मोशन पे रहना चाहता है, और जिस डायरेक्शन पे उसी डायरेक्शन पे रहना चाहता है। और इनर्शिया भी क्या बोलता है कि ये एक प्रॉपर्टी है, कि एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का, जिसके वजह से वो अपना जो स्टेट है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। रेस्ट पे तो रेस्ट पे रह जाता है वो, और मोशन पे तो मोशन पे रह जाता है, और डायरेक्शन पे है तो वो डायरेक्शन पे ही रहना चाहता है, उसी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। चलो, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होता है जो कि अपोज करना चाहता है चेंजेस को, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है कि हर ऑब्जेक्ट क्या करना चाहता है, अपोज करना चाहता है चेंजेस को। बात समझ में आया, तो दोनों सेम ही बात कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद रहेगा कि एनी ऑब्जेक्ट वांट्स टू मेंटेन इट्स इनिशियल स्टेट। अब इसका मतलब हुआ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इट रेस्ट देन इट विल बी रेस्ट अनलेस एनी एक्स्ट्रा फोर्स इज अप्लाइड। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट विल बी कंटिन्यूअसली मूविंग अनलेस एनी एक्स्ट्रा फोर्स इज applied. If an object is in particular direction then it will maintain its direction unless any extra force is applied. जब तक बाहर से कोई भी फोर्स
ना लगा हो तब तक। बात समझ में आया? ठीक, अब बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कोई डाउट रहेगा? नहीं ना? अब बहुत सारे एग्जांपल तुम अपने अगल बगल डेली लाइफ में देखना, ऑब्जर्व करना और बताना कि अरे यार ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का प्रॉपर्टी है। बात समझ में आया? इस बात को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चीजों में बहुत जगह कोई कोई पूछ देगा कि अरे यार गाड़ी ब्रेक लगा तो झटका क्यों लगता है यार हमको, तो उसको तुम आप समझा सकते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का यहाँ बात हो रहा है। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये मेन है बालक, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आप बात करोगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही डिराइव किया जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। सेकेंड लॉ मोशन ही मेन होता है, यहीं से ही फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है, यहीं से ही थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ दोनों को ही कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर अच्छे से अगर पढ़ लोगे ना तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी आप क्या कर सकते हो, अच्छे से समझा सकते हो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर आपको क्लियर है तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और फोर्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, देखो आपको क्या बोलता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आप समझाते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे, क्या होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे, मान के चलो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इस पे एक्सेलरेशन आएगा और ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसका स्पीड को चेंज करेगा, स्पीड को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। वो डिपेंड करता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। बात समझ में आया? पॉजिटिव होगा तो स्पीड को बढ़ाएगा और नेगेटिव होगा तो स्पीड को घटा देगा। बात समझ में आया? ठीक, तो अब क्या करेंगे, फोर्स लगा के एक्सेलरेशन देंगे, एक्सेलरेशन को जिसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा। बात समझ में आया? स्पीड बढ़ेगा या घटेगा। अगर स्पीड बढ़ेगा या घटेगा तो मोमेंटम भी उसका क्या होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, दोनों में से एक चीज होगा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। बात समझ आया? इसको P से डिनोट करते हैं और इसका SI यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट क्या होगा kg और इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, इसलिए इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया? तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। याद रहेगा मोमेंटम का यूनिट, मोमेंटम का फॉर्मूला याद रहेगा मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम बात करते हैं कि मोमेंटम की जरूरत क्यों पड़ती है अलग से समझने के लिए, तो मेरा एक बात याद रखना, ठीक है, कि अगर मान के चलो कि कोई है, ठीक, इस तरह से कोई ऐसे दीवार पड़ा हुआ है या फिर कोई चीज है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक, हम एक काम करते हैं, 2 kg का मास है, ठीक है, 2 kg का मास है, इसको 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दे रहे हैं, ठीक, और एक जो है वो क्या है 50 kg का है, लेकिन उसको 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दे रहे हैं, ठीक, 1 मीटर पर सेकंड का स्पीड से फेंक दे रहे हैं। 50 kg 1 मीटर पर सेकंड, 2 kg 2 मीटर पर सेकंड, तो ज्यादा डैमेज कौन पहुंचाएगा, 50, ठीक है, क्योंकि 50 हम सिर्फ मास देखकर नहीं बताएंगे, हम उसके साथ साथ क्या देखेंगे, स्पीड भी देखेंगे, तो मास इंटू स्पीड 50 इंटू 1, ये 50 का हो जाएगा, 50 मोमेंटम होगा, इसका 4 मोमेंटम होगा, तो ये जिसका मोमेंटम ज्यादा है वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है, जिसके पास मोमेंटम ज्यादा वो क्या ज्यादा अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ये बात समझ में आया? तो अभी यही से डिराइव करेंगे मोमेंटम का कंसेप्ट, ठीक है, तो मोमेंटम जिसके पास ज्यादा होगा वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, वो ज्यादा डैमेज करेगा, इसीलिए हम सिर्फ मास से जज नहीं कर सकते, हम सिर्फ स्पीड से जज नहीं कर सकते। मान के लो छोटा सा बुलेट ही है, इतना छोटा सा गोली है, 500 ग्राम का 200 ग्राम का है ना, एकदम वो बुलेट एकदम है ना, 200 ग्राम का है, वो क्या डैमेज पहुंचा सकता है, किसी को क्या पहुंचा सकता है। अगर मैं इसको स्पीड दे दिया 300 मीटर पर सेकेंड का, तो ये बुलेट की तरह जो गोली चलता है ना, वो आर पार कर देगा तुम्हारा, या तेजा आर पार कर देगा, बात समझ में आया? तो मर सकता है, बात समझ में आया? तो ये ग्राम को केजी में चेंज करोगे ना बालक, ग्राम को केजी में चेंज करोगे ना, ठीक, बात समझ में आया? ठीक, उसी तरह से कि अगर किसी के पास मास है तो मास रहने से सिर्फ नहीं होता, क्या रहना चाहिए उसके साथ, स्पीड भी, ठीक से बैठ, मास रहने से नहीं होता है, क्या होना चाहिए उसके साथ, स्पीड भी रहना चाहिए, ढंग से बैठना, इससे पहले सुना दे। हाँ, तो मास रहने से नहीं होता, क्या होना चाहिए उसके साथ, स्पीड भी रहना चाहिए। मास अगर सिर्फ है और उसके साथ स्पीड भी है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, बात समझ में आया? ट्रेन समझो, एक ट्रेन का कंसेप्ट समझो, एक तो ट्रेन का मास टनों में है, बात समझ में आया? उसके पास स्पीड भी है, तो भी उसको रोकना क्या हो जाता है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है, बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसके पास मोमेंटम बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक, अगर बात करते हैं छोटी सी साइकिल है, छोटा सा साइकिल है, ठीक, इसके पास ना ज्यादा मास है ना ज्यादा स्पीड है, इसको हम लोग रोक भी सकते हैं, बात समझ में आया? लेकिन एक ट्रेन को आप रोक भी नहीं सकते, उसके पास मास भी ज्यादा और स्पीड भी ज्यादा है। एक गोली को आप नहीं रोक सकते, क्यों? क्योंकि उसके पास भले मास कम है, उसके पास स्पीड ज्यादा है। अच्छा, एक ट्रेन धीरे से भी आ रहा है तो भी आप उसको नहीं रोक सकते, क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, इसीलिए हमको मास और स्पीड दोनों का मल्टीप्लाई चेक करना पड़ता है।
बात समझ में आया? मास और स्पीड दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों को चेक करना पड़ेगा। यानी मोमेंटम किस चीज पे डिपेंड करेगा? मास पे भी और स्पीड पे भी। अगर आप दोनों को लेके चलोगे तो ही आप समझ पाओगे आप किसको रोक सकते हो, किसको नहीं रोक सकते हो, या किसको मूव कर सकते हो और किसको मूव नहीं कर सकते हो। बात समझ में आया? ये दोनों का आपको कंसेप्ट लेके चलना पड़ेगा। मोमेंटम समझ में आया? मास इंटू वेलोसिटी या मास इंटू स्पीड बोलो फिलहाल चलेगा। ठीक, इतना कंसेप्ट समझ में आया? ठीक, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से समझो कि हम फोर्स लगाएंगे तो उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, और बढ़ेगा घटेगा तो क्या बढ़ेगा? मोमेंटम बढ़ेगा या घटेगा। तो यहीं से आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है जो फोर्स है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इसी चीज पे डिपेंड करता है और इसके इक्वल भी होता है। बात समझ में आया? इसके इक्वल भी होता है। बात समझ में आया? फोर्स किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब कि मोमेंटम किस हिसाब से बढ़ रहा है। जैसे कि बढ़ तो रहा है लेकिन कितना बढ़ रहा है? जैसे कि मान के चलो समझो कि एक जन का मोमेंटम है, ठीक है, एक जन का मोमेंटम जैसे समझो एक का मोमेंटम बढ़ गया अभी 30 केजी मीटर पर सेकेंड से 40 केजी मीटर पर सेकेंड हो गया। एकदम सवाल को ध्यान से समझना है ना। इसका मोमेंटम कितना हो गया? 30 केजी मीटर पर सेकेंड से 40 केजी मीटर पर सेकेंड में, लेकिन 10 सेकेंड में वो चेंजेस, ठीक है। दूसरा जो चेंज किया वो 5 सेकेंड के अंदर चेंजेस किया। दूसरा में क्या हो गया? 5 सेकेंड में सिर्फ चेंज ले आया कि 30 से 40 कितना देर में कर लिया वो? मात्र 5 सेकेंड में। तो ज्यादा फोर्स कहाँ लगा होगा ये बताओ? नीचे वाला में। क्यों? क्योंकि ये कम देरी में उतना जल्दी मोमेंटम बढ़ा दिया और ये 10 सेकेंड में बढ़ाया और ये आधा ही टाइम पे बढ़ाया, मतलब यहाँ ज्यादा फोर्स लगा होगा तभी तो जल्दी मोमेंटम बढ़ा दिया। जैसे कि गाड़ी, आप गाड़ी चलाते हो है ना, पल्सर, बाइक, स्प्लेंडर, लूना गाड़ी है ना, ठीक, तो आप चलाते हो तो किसी का जो होता है अचानक से बहुत ज्यादा मोमेंटम आता है। ज्यादा सीसी वाला गाड़ी क्या करता है? तुरंत स्पीड पकड़ लेता है 100 पर, और बाकी दूसरा वाला गाड़ी क्या करता है? उसपे पिकअप कम होता है। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स कम लग रहा है, तो उसको मोमेंटम बदलने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। लेकिन इसको मोमेंटम बदलने में टाइम नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स ज्यादा लग रहा है। यानी कि अगर आप मोमेंटम को जल्दी बदल लेते हो, मोमेंटम को आप जल्दी बदल लेते हो, यानी 1 सेकेंड में आप कितना बदलते हो ये जज करना है कि जो 1 सेकेंड के अंदर सबसे ज्यादा मोमेंटम बदलेगा फोर्स वहीं पे ज्यादा होगा। जो 1 सेकेंड में सबसे ज्यादा मोमेंटम बदलेगा फोर्स वहीं पे ज्यादा होगा। यही बोलता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि जो 1 सेकेंड में सबसे ज्यादा मोमेंटम बदलेगा उसी पे फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। जैसे कि मैं धक्का दिया और वो धक्का दिया, बात समझ में आया? हम धक्का दिए तो इतना दूर गया और वो धक्का दिए तो ज्यादा जोर से गया। बात समझ में आया? तो वो तुरंत में ज्यादा फोर्स लगा दिया और हम मेरे से क्या हो गया? कम फोर्स लगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस टर्म को क्या बोलते हैं? डेल्टा पी। डेल्टा मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन किसी के साथ रेशियो ले रहे, रेशियो ले रहे मतलब उसका यूनिट के बारे में जान रहे, एक यूनिट चेंज आने पे ये कितना चेंज होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? रेट। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। किसके साथ जज कर रहे हैं? टाइम के साथ। तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू, WRT, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के हिसाब से उसका मोमेंटम कितना जल्दी बढ़ रहा है और कितना जल्दी घट रहा है। अगर वो 1 सेकेंड के अंदर तुरंत बहुत ज्यादा अगर इस मोमेंटम बदल दे रहा है तो मतलब वहां फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो फोर्स इसी चीज को बोलता है कि मोमेंटम अगर जितना जल्दी ज्यादा बढ़ेगा, जितना जल्दी बढ़ेगा फोर्स वहां ज्यादा होगा, और मोमेंटम जितना धीरे बढ़ेगा फोर्स वहां पे उतना कम होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम एंड इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हम इसी को फोर्स से समझ लेंगे हम, क्या उसने न्यूटन जी ने क्या बोला कि जो जितना जल्दी स्पीड बढ़ा रहा है, जो जितना जल्दी मोमेंटम बढ़ा रहा है वही फोर्स ज्यादा है, और जितना ज्यादा बढ़ा दे रहा है उसी को हम फोर्स समझ लेंगे। बात समझ में आया? उन्होंने इस तरह से कंक्लूजन निकाला कि जितना जल्दी आप स्पीड को बढ़ा दे रहे हो, जितना जल्दी आप कर रहे हो, जो जितना 1 सेकेंड में ला रहा है, जितना चेंजेस ला रहा है उसी को हम फोर्स क्यों ना बोल दे। बात समझ में आया? तो उसी को उन्होंने फोर्स बोल दिया। बात समझ में आ रहा है? चलो, यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट निकलेंगे बालक, देखो यहाँ से कंसेप्ट निकलेगा। अब हाँ, नहीं 1 सेकंड नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम ले लिए तो अपने आप उसका 1 सेकंड का जज हो गया। बात समझ में आया? 1 सेकंड का जज हो गया। ठीक, अगर मैं बात करूं, ठीक ऐसे अगर बात करता हूं, ठीक, अभी ये फॉर्मूला है क्या? F इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। मैं बता चुका हूं डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंजेस। चेंजेस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये प्रोसेस में समझाता हूँ, ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है इसको समझाता हूँ। फोर्स लगाने पे किसी का मोमेंटम बढ़ गया,
ध्यान से समझो, ये कोई मास पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, मास, मैंने लगा दिया फोर्स, मारे एक लत गिर ले बड़ से, है ना, अच्छा धक्का दे दिए सब, है ना, तो इस पे लगाए फोर्स। अगर मैं इस पे फोर्स लगा दिया तो अभी मान के चलो इसका स्पीड कुछ होगा, स्टार्टिंग का स्पीड को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, इनिशियल स्पीड, क्या बोलते हैं, इनिशियल स्पीड। और मान के चलो इसको धक्का दिए, तो धक्का देने के बाद थोड़ी देर के बाद इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल स्पीड। अगर उसका स्पीड बढ़ा घटा तो उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि मास तो उसका बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो अगर हम बोलेंगे शुरुआत का मोमेंटम कितना था, शुरुआत का मोमेंटम मास इंटू अभी का स्पीड एम यू, और बाद का मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू बाद का स्पीड, स्पीड बढ़ेगा मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, बात समझ में आया। तो मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा, चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा, क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा बराबर क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इसी को बोलते हैं चेंजेस, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला क्या है, एम इंटू भी, और पहले वाला क्या है, एम इंटू यू, दोनों से m कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से समझते चलो, दिमाग से ऊपर नहीं उड़ा देना, v माइनस यू, पास में क्या आ गया, m इंटू वी माइनस यू। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, m इंटू वी माइनस यू, बात समझ में आया। v से फाइनल स्पीड और u से इनिशियल स्पीड, दिमाग से उड़ने मत देना, जो बात बता रहे एकदम दिमाग में एकदम समझते चलो। m मतलब मास हो गया, v मतलब फाइनल स्पीड, u मतलब इनिशियल स्पीड, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू वी माइनस यू, यही होगा, बात समझ में आया, m इंटू वी माइनस यू होगा, ठीक। अब फॉर्मूला क्या है कि फोर्स बराबर क्या होता है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो m इंटू क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाय टी, डेल्टा टी को हम टी लिखते हैं शॉर्ट में, क्योंकि शुरुआत डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, शुरुआत हमेशा जीरो से करते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा, तो टी फाइनल जितना टाइम लगा उसको सिर्फ टी लिख दिए, ठीक। तो डेल्टा पी कितना आ गया, एम वी माइनस यू ऊपर हो गया, नीचे डेल्टा टी को क्या लिखा है, सिर्फ टी। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाय टी, इसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहीं से फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, F बराबर ma, इसीलिए फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बात समझ में आया। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसे एग्जांपल से समझो कि ये ऑब्जेक्ट है 2 kg का और इसके पास एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो इस पे फोर्स कितना लगा होगा, फोर्स कितना लगाए होंगे, तो फोर्स बराबर क्या बोलेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 3, कितना हो गया 2, 2 इंटू 3 6 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को शॉर्ट में उन्होंने अपना नाम दे दिया, क्या बोला, आप इसको न्यूटन बोलो। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, बात समझ में आया, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, ठीक, ये बात समझ में आया। चलो, तो फोर्स क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में अंतर मैं आपको एक समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना मेरे बात को, है ना। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में खास अंतर मैं समझाता हूँ, ठीक। जैसे कि आप समझो एक बाल्टी है, ठीक, ये बाल्टी है, आप इस पे 3 kg मास इधर से डालो या इधर से 3 kg मास डालो, यहाँ पे कितना मास आएगा, 6 kg आएगा। मैंने इधर से भी डाल दिया, एक बार इधर से डाल दिया। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इस बार 3 kg इधर से डाल दिया और 3 kg फिर इधर से ही डाल दिया, तो यहाँ नीचे मास कितना जमा होगा, यानी तुम इधर उधर कहीं से भी डालो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं फर्क पड़ रहा है, बस। लेकिन यही बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी का, ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये है, ठीक, मास है इसका 2 kg, मैंने फोर्स लगा दिया एक बार 5 न्यूटन इधर से और 5 न्यूटन फिर इधर से, तो यहाँ फोर्स कितना लगेगा, 10 न्यूटन का, बात सुना। और इधर से लगा दिए 5 न्यूटन और इधर से भी लगा दिए 5 न्यूटन, तो कितना फोर्स आएगा, 0 न्यूटन। ये कौन सा फोर्स आएगा, टोटल फोर्स एफ नेट, दोनों का मिला के। 5 इधर अगर मैंने प्लस लिया है तो 5 उधर से क्या आ जाएगा, माइनस, 0 हो जाएगा। यानी कि डायरेक्शन डिपेंड करता है कि फोर्स अगर तुम इधर से लगा रहा है और इधर से लगा रहा है तो डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, अगर उल्टा हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ सोच रहे थे क्या कि तुम इधर से दो या उधर से दो का फर्क पड़ रहा था, नहीं। तो अगर कभी स्केलर और वेक्टर में अगर कभी कंफ्यूजन हो तो ये मेरा बात दिमाग में याद रखना कि अगर किसी को डायरेक्शन से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो फिर क्या हो जाएगा, वेक्टर में, और जिसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है वो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। दिमाग में बैठ गया स्केलर और वेक्टर का अंतर, ठीक। तो अगर डायरेक्ट अगर इस तरह से जुड़ जा रहा है, डायरेक्ट जुड़ जा रहा है बिना कोई कुछ सोचे पूछे, तो वो क्या हो जाएगा मेरा स्केलर क्वांटिटी। लेकिन हमको जहाँ पे डायरेक्शन सोचना पड़ रहा है कि इधर से लगा रहा है कि उधर से फोर्स लगा रहा है, हमको बताओ तो सही, तब वो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आया, जहाँ पे उसको चीज में डिपेंड करता है, ठीक। अब अगर इस केस में अगर बात करते हैं, इस केस में अगर बात करते हैं
तो 5 न्यूटन इधर से भी लग गया, 5 न्यूटन उधर से भी लग गया, तो फोर्स नेट कितना आ गया, 0। फोर्स नेट 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा फोर्स हो गया, बैलेंस। बैलेंस मतलब अब ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, है ना। टोटल फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। बात समझ में आया। एफ नेट कितना हो गया, 0, मतलब कि वो बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया मतलब कि टोटल फोर्स 0 हो गया। अगर टोटल फोर्स 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन 0। और एक्सेलरेशन 0 का मतलब v माइनस यू बाई टी बराबर 0, मतलब v माइनस यू बाई टी इक्वल टू 0। तो 0 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बन के 0 बन जाएगा। v माइनस यू बराबर कितना आ गया, 0। v बराबर कितना आ जाएगा, u, मतलब कि शुरुआत का जितना स्पीड होगा बाद का उतना ही स्पीड होगा। यही तो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर फोर्स 0 हो जाए तो पहले का स्पीड और बाद का स्पीड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पहले का स्पीड और बाद का स्पीड सेम है, मतलब ना स्पीड बढ़ा ना घटा। बात समझ में आया। यानी वो जितना स्पीड में था उतना ही स्पीड, स्पीड कांस्टेंट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड कांस्टेंट हो गया। ये बात मेरे समझ में आ रहा है कि सेकेंड लॉ मोशन से ही फर्स्ट लॉ मोशन को क्या कर सकते हैं हम लोग, समझ सकते हैं कि अगर फोर्स 0 हो जाए तो वो अपने आप जिस स्टेट में था उसी स्टेट में रहेगा। बात समझ में आया, जिस स्टेट में था उसी स्टेट में रहेगा। बात समझ में आ रहा है। चलो, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है बालक, फिर से एक बार बताओ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जहां डेल्टा पी के जगह पे क्या लिखेंगे, एम वी माइनस यू। बात समझ में आया। और ये v माइनस यू बाई टी क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इसी फोर्स को हम लोग दो तरह पे लिखेंगे, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस कब बोलेंगे बालक, बैलेंस कब बोलेंगे, जब क्या बोलेंगे, एफ नेट 0, टोटल बाहर से फोर्स लगने वाला क्या हो जाए 0। और अनबैलेंस कब बोलेंगे, जब बाहर से पूरा बराबर 0 ना हो। बात समझ में आया। ठीक, जैसे कि दोनों फोर्स इधर से लगा दिए। अच्छा ये बता दो, ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, इधर 10 न्यूटन से लगा दिया, इधर 6 न्यूटन से लगा दिए, अनबैलेंस। क्यों, क्योंकि 10 इधर 6 है तो 4 से उधर से भाग जाएगा। बात समझ में आया। ठीक, ये अनबैलेंस फोर्स हो गया। और इधर का बात कर दो, ये बताएगा क्या होगा, इधर 5 न्यूटन से लगा दिए, इधर 5 न्यूटन से लगा दिए, इधर 10 न्यूटन से लगा दिए, बताओ, बैलेंस हो गया। बात समझ में। तो टोटल करना 3 4 5 जितना लोग मिलकर लगाना लगाओ, सबका हम जोड़ के लिखेंगे। बात समझ में आया। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स ये समझ में आ गया, बैलेंस अनबैलेंस समझ में आया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हो, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन लिख सकते हो। और साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि अगर फोर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिराइव करने बोले सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिराइव करने बोले सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, तो हम बता सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है क्या, कि एफ नेट बराबर क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, है ना। ये होता है ना डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और अगर एफ नेट हो गया 0, यानी बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो गया तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा पी बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और डेल्टा पी बराबर क्या लिखते हैं, एम वी माइनस यू बराबर 0। एम उधर जाके क्या हो जाएगा 0, वी बराबर क्या हो जाएगा यू, मतलब कि वी क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट, यानी स्पीड मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट हो गया, मतलब यही हो गया कि एक्सटर्नल फोर्स 0, स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट मतलब जो जिस स्टेट पे था उसी स्टेट पे रहेगा। अगर शुरुआत में 0 था तो बाद में भी 0, शुरुआत में 10 में था तो बाद में भी 10। कांस्टेंट का मतलब वही होता है। बात समझ में आया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया बालक, दिमाग में कुछ नया जा रहा है, भूल गया होगा, आ रहा है दिमाग में, आ रहा है ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया ना। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सबको पता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बात करते हैं किस चीज का, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। महात्मा गांधी, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये वो नहीं बोलते थे, वो बोलते थे तुम मुझे एक गाल पे मारो फिर तुम ही मुझे दूसरा गाल पे मारो। बात समझ में, ये चंद्रशेखर आजाद लोग बोलते थे दूसरा रिएक्शन, कि तुम मुझे मारोगे तो मैं भी तुझे मार दूंगा। बात समझ में आया, वो नहीं मानते थे। एवरी एक्शन हैज एन, बस बस अंदर का भड़ास नहीं निकालना। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने भी एक्शन होते हैं उसके पास इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होते हैं। 4-5 एनसीईआरटी में एग्जांपल है, उन्हीं एग्जांपल को हमको देखना है। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल है कि एक बंदूक है, ठीक, बंदूक से गोली चला रहा है, ठीक है। तो जब हम गोली चलाते हैं तो ये गोली आगे जाता है तो झटका पीछे क्यों लगता है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आगे की तरफ गया तो पीछे भी फोर्स लगेगा ही। ठीक, हम मार रहे दीवार पे मुक्का, चोट हमको क्यों लग रहा है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान के चलो ये इसको 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये इसको कितना न्यूटन का फोर्स लगाएगा? 50 न्यूटन का ही लगाएगा। वो अलग बात है कि ये जल्दी इसकी तरफ आ जाएगा, क्यों? क्योंकि वो हल्का है। बात समझ में आया? पृथ्वी अगर मेरे पे, अगर मान के चलो मेरा 40 केजी वेट है, मेरे पे 400 न्यूटन का अगर फोर्स लगा रहा है, तो हम भी पृथ्वी को 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अलग बात है, पृथ्वी बहुत बड़ा है, हम ही को खींच लेगा, हम उतना खींचा नहीं पाएंगे। बात समझ में आया? जितना फोर्स हम पृथ्वी को लगाते हैं, पृथ्वी उतना फोर्स हमको भी लगाता है। सेम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे ये चार्ज है, प्लस है और एक माइनस है, ये बड़ा वाला माइनस है, बहुत बड़ा चार्ज है, तो ये जिसको इतना चार्ज फोर्स लगाएगा वो भी उसको उतना ही फोर्स लगाता है। लेकिन वो अलग बात है कि जो छोटा होगा ना, वो क्या होगा, वही खींचा चला जाएगा। ये बात समझ में आया? मोमेंटम का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो अब बात करते हैं और एग्जांपल। जैसे ये नाव वाला देखा ना, बोट वाला, पानी पानी, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो इंसान है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ जंप करता है, तो जब ये जंप करता है तो फोर्स लगाता है आगे की तरफ, और नाव क्या होता है, पीछे की तरफ जाता है। जिसे हम चलते हैं ना, तो ये पीछे की तरफ धक्का देते हैं, है ना? वैसा ही हम लोग हमेशा चल भी क्यों पाते हैं, क्योंकि पीछे की तरफ धक्का देते हैं। और ये धक्का देने टाइम क्या होता है, हमारा पैर का जो होता है ना, ये रफ सरफेस, जमीन का रफ सरफेस से क्या होता है, कॉन्टैक्ट में आके वो फोर्स लगा सकता है। अगर यहाँ फ्रिक्शन ही ना हो, तो फिर हम लोग क्या कर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फिर मिल भी नहीं पाएगा, हम लोग चल भी नहीं पाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये वाला तो तुम लोग बहुत आसानी से बना सकता है। रॉकेट भी इसी तरह काम करता है। रॉकेट देखा ना, पटाखा वाला, कि ये रहा रॉकेट, ठीक है, रॉकेट है, तो नीचे की तरफ जो वो आग निकालता है, गैस अगर बाहर की तरफ फेंकता है, तो ये किधर जाता है, ऊपर की तरफ। बात समझ में? स्पेस में जानता है ना, स्पेस में क्या होता है, अंतरिक्ष वाले लोग क्या करते हैं, रस्सी से बांध के रखते हैं एक दूसरे को, ताकि वो कहीं उड़ ना जाए। जानते हैं कि वहां पे एक बार छूट गया तो जो जिस स्टेट में, उसी स्टेट में बहता चला जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि आगे जाने के लिए पीछे धक्का देते हैं। बात समझ में? हाँ, कर सकते हैं। स्पेस में तो बहुत ज्यादा इसमें यूज करते हैं। दीवार को धक्का दे रहे हैं, हमको भी फोर्स लग रहा है। हाँ, इसलिए क्योंकि इसका मास ज्यादा है, मेरा मास कम है, ये फिक्स्ड है, पास में, इसलिए हाँ थर्ड में आएगा। ठीक, हाँ दीवार टूट जाएगा फिर, वो अलग बात है। और हल्क बनेगा, हल्क, हल्क स्मैश करेगा। देखो बालक, बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बालक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेकेंड लॉ का कंसिक्वेंस है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। ये बोलता है कि अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो जो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में है। यानी शुरुआत में मेरा स्पीड अगर भी था, तो बाद में भी मेरा स्पीड कितना रहेगा, भी रहेगा। मतलब कि शुरुआत में मोमेंटम मेरा एम भी है, बाद में भी मोमेंटम, यानी इनिशियल मोमेंटम और बाद का मोमेंटम सेम ही रहेगा। इधर लेके माइनस कर देंगे, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल क्या हो जाएगा, जीरो। ये फाइनल पी मतलब मोमेंटम है ना, तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा, जीरो। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि शुरुआत का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अगर बाहर से फोर्स अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लागू होगा। बात समझ में आया? यानी कि एफ नेट जीरो हो गया तो मतलब क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन मतलब क्या लिखेगा, एक्सेलरेशन मतलब v माइनस यू बाय टी, क्या हो जाएगा, जीरो। टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो गया, एम भी माइनस एम यू, एम भी हो गया, एम यू उधर हो गया। एम यू क्या लिखेगा, पी इनिशियल, और एम बी क्या लिखेगा, पी फाइनल। यानी मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व ही रहेगा। मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व ही रहेगा। अगर बाहर से कोई भी फोर्स ना लग रहा है तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व ही रहेगा। चलो दो चार क्वेश्चन दे क्या, चलो बहुत आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ, मोमेंटम होना ही पड़ेगा, मोमेंटम कैसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, मोमेंटम तो आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं। जैसे ये रहा, ये मैंने इस पे लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स, मास है इसका 2 kg, ठीक है। 10 सेकंड के बाद इसका स्पीड कितना होगा, सो बताओ। 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद इसका स्पीड कितना होगा, अगर ये अभी रेस्ट पर है तो। पता करो, पता करो, जल्दी पता करो। चलो चलो क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो फटाफट।
हाँ नहीं बालक, एक्सीलरेशन तो नहीं। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? फोर्स लगाएं 10 न्यूटन, रेस्ट पर है, 2 kg मास है, टाइम 10 सेकंड के बाद कितना स्पीड हो जाएगा? इनिशियल स्पीड रेस्ट हो गया। अब हम क्या बोलेंगे, इसको बनाने के लिए 2 मेथड बनाएंगे। देखो मेथड नंबर 1 जो कि सबको समझ में आ जाएगा, फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, मास दिया हुआ है 2 kg, क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा क्या? कैसे आएगा? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 10, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है नहीं पता, ये उधर जाके क्या हो जाएगा भागा, तो डिवाइड होगा तो कितना आएगा एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर तुमको एक्सेलरेशन मिल गया तो फर्स्ट इक्वेशन लगा के v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा लेगा। तो v इक्वल टू क्या लिखेगा, u प्लस 80, u तो है 0, a कितना है 2, टाइम कितना लगा रहा है 10, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। या तो डायरेक्ट तुम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा सकता है, क्या लगा सकता है डायरेक्ट, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एफ बराबर क्या होता है बताओ, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से अगर बनाने बोले तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही बनाना, बात समझ में आ रही। अगर मोमेंटम का कंसेप्ट से बनाने बोले तो मोमेंटम का कंसेप्ट से ही बनाना। ठीक, देखो चलो जैसे क्या बनाएंगे कि डेल्टा पी कितना हो जाएगा, डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लगा, अभी लिख ही देते इतना। अब बैठाते वैल्यू, फोर्स कितना है, फोर्स है 10, ठीक, और एम कितना है 2, भी कितना है निकालना है, यू कितना है 0, टाइम कितना लग गया 10, कट जाएगा, कटेगा ना बालक, टाइम 10 लग गया 5 बार में, 5 10 50, इधर कहीं गड़बड़ की का, हाँ ए 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलो ये कट गया, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया 5 10 जा 50, भी माइनस 0 क्या बच जाएगा, सिर्फ भी 85 तो बचेगा। बात समझ में आया, ये भी बनाओ चाहे ये भी बनाओ, दोनों में से कोई से भी बनाओ बन जाएगा। अच्छा चलो एक क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये अभी जा रहा है 100 kg का है, ठीक है 100 kg का है, 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जा रहा है, ठीक, और थोड़ा देर के बाद इसका स्पीड हो जाता है, थोड़ा देर के बाद फोर्स लगाने पर, फोर्स लगाने पर थोड़ा देर के बाद इसका स्पीड जो हो जाता है, इसी 100 kg का स्पीड हो जाता है 150 मीटर पर सेकेंड, हाँ 150, ठीक, ठीक, तो बोल रहा है कि फाइंड थोड़ा देर बाद, और ये टाइम मान लो टाइम लगाया 10 सेकेंड, यहाँ से वहाँ स्पीड बढ़ाने में, मोमेंटम बढ़ाना, ठीक, स्टार्टिंग में 100 मीटर पर सेकेंड, बाद में 150 मीटर पर सेकेंड, भाई हाँ ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड करते हैं इसको, और इसको 15 मीटर पर सेकेंड करते हैं। चलो ये लो, ठीक, आपको निकालना है फोर्स कि कितना फोर्स लगाएं कि इसका स्पीड 10 से 15 हो गया तुरंत 10 सेकेंड के अंदर, कितना फोर्स लगा दे, कितना फोर्स लगा दे कि स्पीड उसका 10 से कितना हो जाए 15 हो जाए। बात समझ में आया, कितना फोर्स लगाएं कि उसका स्पीड 10 से 15 हो जाए। बात समझ में आया, टाइम ही तो बता दिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड टाइम लग ही रहा है, फोर्स लगाना, फोर्स यानी न्यूटन के में बताना आपको कि कितना न्यूटन का फोर्स लगाए कि उसका स्पीड 10 से 15 हो जाए 10 सेकेंड के अंदर। ठीक, कैसे बनाओगे, या तो आप ये फॉर्मूला यूज करो या तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे करो, तो डायरेक्ट यही यूज कर लेते हैं। फोर्स बराबर क्या बोलेंगे, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एम भी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। फोर्स कितना है वही तो निकालना है मुझे, एम कितना है 100, भी कितना है 15, यू कितना है 5, 10, टाइम कितना है 10, कट गया ना ये, तो 10 इंटू 5 कितना गया 50 न्यूटन का फोर्स लगाओ। समझ में आया, तो डायरेक्ट इसके बेसिस पे बना सकता है, वरना फिर हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएगा, देखो कैसे बनाएगा, देखो इसको कैसे बना सकता है, मेथड नंबर 2, ध्यान दे रहा है ए बाबू जादू इधर, कैसे बनाएगा देखो, एक्सेलरेशन बराबर क्या बोलेगा v माइनस यू बाय टी, v कितना हो गया 15, u कितना है 10 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ गया 15 में से 10 गया तो 5 डिवाइडेड बाय 10, हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया, मास दिया हुआ है तो फोर्स बराबर क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हो गया 100, एक्सेलरेशन है हाफ, कट के कितना आ गया 50 न्यूटन। तो वैसे इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज कर सकते हो, या तो डायरेक्ट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना बालक, चलो इसको मिटा दें, क्वेश्चन भी देख लो बालक, एक दिन में इतना सीख ले रहे हो और क्या चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिमाग को एकदम थोड़ा संतुलन रखो। 2 kg का है, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और इधर है ये 3 kg का, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर के बाद इसका 5 मीटर पर सेकेंड रखते हैं। कुछ देर के बाद ये टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद दोनों एक साथ चलना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों क्या हो जाते हैं, ऐसा बना देता हूं मैं चरखुट, ठीक है। ये दोनों टकरा के क्या होते हैं, एक साथ चलना स्पीड शुरू कर देते हैं। तो कितना का स्पीड से ये चलना शुरू करेंगे, कितना का स्पीड से ये चलना शुरू करेंगे? बात समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन देखो कैसे बनाओगे कि शुरू की कहानी ये है कि 2 लोग चल रहे हैं, एक 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, और एक 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से। ध्यान से समझो, शुरू का कहानी है 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, और ये 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से। 2 अलग अलग लोग हैं। कुछ देर के बाद दोनों क्या हो गए, चिपक गए। चिपकने के बाद क्या हो गया, इसका कितना स्पीड होगा वो बताना है, ठीक। तो देखो हम क्या बोलेंगे कि शुरुआत का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम क्या होना चाहिए, इक्वल, क्योंकि बाहर से कोई आया नहीं, एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। शुरुआत का मोमेंटम कैसे निकालेगा, इन दोनों का मोमेंटम मल्टीप्लाई करेगा। 2 इंटू 10, 3 इंटू 5, 15। शुरुआत में कितना है, 20 और 15 35। बाद में कितना है, इसका मास कितना हो गया 2, और इसका मास कितना हो गया 3। टोटल मिला के कितना हो गया 5। 5 इंटू भी, बात समझ में आया, 5 इंटू भी। तो भी बराबर कितना होगा, 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, कितना आ गया 7। यानी कि दोनों एक साथ मिलके कितना की स्पीड से चलेंगे, 7 मीटर पर सेकंड का स्पीड से। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको मिटाएं, देखते कौन बताता, ठीक है। इसका आंसर कौन बताता देखते हैं ना, ठीक। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि ये मास है 10 kg का, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ये मास है 5 kg का, इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद पिछला वाला जो मास है उसका स्पीड हो जाता है 8 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद उसका स्पीड कितना हो जाता है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्पीड कितना होगा, 5 kg वाला। बस समझा, 2 लोग थे, ये 10 के स्पीड से जा रहे हैं, 5 के स्पीड से जा रहा है, गया टकराया, टकराने के बाद इसका स्पीड घट के 8 हो गया। तो इसका स्पीड कितना होना चाहिए? अभी एक साथ नहीं चल रहा है, टकराने के बाद पीछे से गया, धक्का पड़ा रहा, धक्का पड़ने में इसको थोड़ा कम स्पीड हो गया, तो आगे वाला का थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। समझो 2 लोग जा रहे हैं ना, टकराया, टकराने के बाद जरूरी थोड़ी हमेशा साथ चले, टकराने के बाद तो ऐसे भी तो हो सकता है। बात समझ में आया, ठीक ठीक। तो हम इस चीज में क्या बोलेंगे, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या कर देंगे, इक्वल। शुरुआत का मोमेंटम कितना है, 10 गुने 10 100, 5 गुने 5 25। बाद का मोमेंटम 10 गुने 8 80, उसका मोमेंटम 5 गुने x। सॉल्व करके x नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना। तो इस तरह के केसेस में क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना। क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब शुरुआत का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम को क्या कर देना है, इक्वल कर देना। शुरुआत का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम को क्या कर देना बालक, इक्वल कर देना है, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इस तरह का देखो साइड बुक में इस तरह से पढ़ा हुआ रहता है। देखो 2 ऑब्जेक्ट है, टकराने के बाद एक साथ चलने लग रहा है, ये पीछे से गया, टकराने के बाद एक साथ चलने लग गया। बात समझ में आया? तो आप अगर देखोगे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप इस तरह से भर भर के आपको मिलेगा, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी। इस चैप्टर में कोई भी डाउट रह गया तो मेरे को बता दो, ठीक है। कहीं से भी देख लो, एनसीईआरटी साइड बुक, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन, उसको कब देखो, कहीं पे भी कोई डाउट है तो मुझे बता दो, ठीक है। नहीं तो यही क्लास रखते फिर। कैसे नहीं रहेगा, एनसीईआरटी में होगा, नहीं होगा तो फिर भी उसको पढ़ना ही है। एनसीईआरटी टॉपिक को क्या करता है ना कि वो बहुत ज्यादा क्लियरिफाई नहीं करता, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता है। एनसीईआरटी बस का उसका यही आदत है। अभी आप 10th में जा रहे हो ना, आप समझोगे कि बस वो थोड़ा बहुत लिख देता है, लेकिन आपको पढ़ना पूरा डिटेल में पड़ जाता है। बात समझ में आया?